आज हम लोगों को अपने क्लास में प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंट करना है। धीरे धीरे बहुत ही अब हम लोग करीब आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ, लेकिन अभी भी 2 चैप्टर और पढ़ने हैं और इसके पढ़ने के बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो पढ़ाई हुई है और बहुत कुछ जाने हैं, हम लोग बहुत कुछ जाने हैं। आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही हैं कि कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? इधर लगाओ, स्टैंड कहाँ है? ये लो। तो आप लोग उसका रिवीजन जरूर करिए, बार बार करिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूछिएगा जरूर। क्लियर? यस सर। क्योंकि प्रॉब्लम के साथ, डाउट के साथ आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। कुछ दूर तक हम परेशानी के साथ, डाउट के साथ हम चल जरूर सकते हैं, बट डाउट के साथ हम पूरे लास्ट तक सक्सेस नहीं हो सकते। ओके? यस सर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। यस और नो? यस सर। हर चीज तैयार करने का एक प्रोसेस होता है। सिमिलरली अकाउंटिंग जो करना है उसका भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। ए बेटू, बेटा ये तो लगने लगा ये आंख में, उधर कर दो। उस साइड करो, ठीक है ना? तो प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? फैन चला दीजिएगा। उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिसके थ्रू हम अपने पूरे के पूरे अकाउंटिंग को करते हैं। राइट? जैसे शुरू में ही हम लोगों ने जाना था कि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है बच्चा? रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है। फिर हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो ये अकाउंटिंग जो स्टेप 1 से शुरू होकर के स्टेप 4 पे एंड करता है, तो इसी सीक्वेंस को, इसी स्टेप्स को हम बच्चे प्रोसेस कहते हैं। समझ में बात आई? यस सर। ओके। तो जो हम लोगों ने सबसे बिगिनिंग में इस अकाउंटिंग साइकिल के रूप में जो पढ़ा था कि अकाउंटिंग साइकिल है जो स्टेप 1 से शुरू होता है और स्टेप 4 पे एंड होता है, इसी स्टेप्स को हम प्रोसेस कहेंगे। और हमारा अकाउंटिंग जो है वो किससे शुरू होता है? प्रोसेस 1 से शुरू होता है, यानी स्टेप 1 से शुरू होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से आपके सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, आगे के बहुत सारे चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट आपके कंप्लीट होंगे। तो आइए हम लोग अपने नोट्स को देखें। आप लोग नोट्स लिख लिए हैं? नोट्स लिख लिए? वेरी गुड। तो नोट्स जो है वो जरूर लिखिए, क्योंकि मोबाइल में रहेगा तो बार बार मोबाइल पे छोटे छोटे लेटर देखने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप मेहनत करके उसको लिख लीजिए। ठीक है? चलिए, तो हम आप पेज शेयर करते हैं और हम लोग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो हमारा लेक्चर है उसको हम लोग देखेंगे। सो आइए, यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ अब आने जा रहा है, अब शुरू हो रहा है, और अब मज़ा आएगा हमको अपने पढ़ाई में। थोड़ा सा बेस आप लोग का ठीक हो गया है।
तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो अभी अभी हमने बताया आपको कि प्रोसेस मीन्स क्या है, वो स्टेप, वो सीक्वेंस, वो क्रम जिसमें हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं, और जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सभी उसके अंदर कवर होते हैं। यस और नो। सो लिखा हुआ है Yes, बच्चे, sir. लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। ये जो आप क्रम देख रहे हैं ना, ये जो आप क्रम देख रहे हैं, 1 नंबर में क्या रिकॉर्डिंग, 2 नंबर में क्या क्लासिफाइंग, 3 नंबर में क्या समराइजिंग, 4 नंबर में एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आई बात समझ में। तो ये बच्चे क्रम है, ऐसा नहीं है कि बिना रिकॉर्डिंग किए क्लासिफाई हो जाएगा, बिना क्लासिफाई किए समराइज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। हर काम को करने का क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, राइट। जैसे आप घर में देखते हैं कि मम्मी खाना बनाती है, तो खाना बनाने का भी एक क्या होता है जी, सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। सब्जी बनाना है तो पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर सब्जी बनाना है तो पहले सब सब्जी कढ़ाई में रख देंगे, सबसे लास्ट में चूल्हा जलाएंगे, तेल बाद में रखेंगे, मसाला बाद में रखेंगे, ऐसा है क्या। कुछ तो प्रोसेस है। No, sir. हर चीज़ का प्रोसेस है। तो खाना बनाते समय में क्या सिखाया जाता है कि पहले देख बच्चे, चूल्हा जलाना है, उसके बाद क्या करना है, जिस बर्तन में सब्जी बनानी है उस सब्जी को चढ़ाना है, फिर बर्तन थोड़ी गर्म हो जाए उसमें तेल रखना है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेप जो हम काम करेंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चे, प्रोसेस कहलाएगा। तो अकाउंटिंग में भी जो हमें काम करने हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, तो इनके जो सीक्वेंस होंगे हम उसी को क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम, No, किसी sir. को कुछ पूछना है, सब कुछ क्लियर है या जानना है, अभी भी किसी को दिक्कत है, No, sir. बोलिए कोई प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। तो प्रोसेस मीन्स हम समझ गए। अब जरा हम देखते हैं कि अगला क्या कहता है कि आखिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम चलेंगे तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको दिखाई दे रहा है, फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला काम क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। आई बात समझ में। क्योंकि आपको पढ़ाया गया था ट्रांजैक्शन, राइट, ट्रांजैक्शन पढ़ाया गया था और पढ़ाया गया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट, बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ाया गया था। किस में पढ़ाया गया था, अकाउंटिंग टर्म्स में। किसमें, अकाउंटिंग टर्म्स में। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि कोई भी एक्सचेंज है वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। कोई भी एक्सचेंज है वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये भी बताया गया था कि सभी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, सभी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिलेशन किससे होना चाहिए, किससे होना चाहिए बच्चे, मनी से। किससे होना चाहिए, मनी से। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर केवल वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे
जिसका रिलेशन किससे है, मनी से है, मनी से। यानी वैसे ट्रांजेक्शन्स जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है या जिसे मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जिस ट्रांजेक्शन्स का मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हम अपने बिजनेस में किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। राइट, समझ गए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। मान लिया जाए कि वह एक बिजनेस है, मिस्टर ए का बिजनेस है और मिस्टर ए ने अपने पूरे 1 ईयर में मान लीजिए मोर देन 350 ट्रांजेक्शन किए हैं। 350 क्या किए हैं बच्चे, ट्रांजेक्शन किए हैं, जिसमें से 10 ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन फाइनेंशियल है। क्या है, नॉन फाइनेंशियल, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स का मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो हम कितने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कितने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, 340, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, केवल क्या होता है भाई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहता है अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। Financial transactions means transaction measurable in terms of money। आई बात समझ में। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का अर्थ क्या है, वो ट्रांजेक्शन जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, किसमें, मनी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। कोई दिक्कत। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम चलते हैं उसे क्या करने, रिकॉर्ड करने। क्या करने जी, रिकॉर्ड करने। और रिकॉर्ड किस में किया जाता है, आपको मालूम है, रिकॉर्ड तो जर्नल में करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। लेकिन किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या, बताइए क्या बताए थे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब, वाउचर। क्या बताए थे बच्चे, वाउचर। यानी जब भी एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्शन होगी तो वाउचर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा जी, वाउचर जनरेट होगा, यानी बिल जनरेट होगा। यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो इस चीज को बतलाएगा कि हाँ यह ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है। बात समझ रहे हैं बोलिए जी। यस सर। सो जो ट्रांजैक्शन हमारा जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है उसका हमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो क्या बतलाए कि हाँ यह ट्रांजैक्शन जेन्युइनली एक्चुअली हुआ है। सो कहता है कि ट्रांजैक्शन इज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस ऑफ परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल का कौन सा बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। कौन सा वाउचर होना चाहिए, इनवॉइस कॉपी होना चाहिए। अगर पैसे लिए और दिए गए हैं तो कैश मेमो होना चाहिए। अगर किसी स्टाफ को सैलरी दिया गया है तो सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर बैंक में पैसा जमा किया गया है और निकाला गया है तो पे इन स्लिप का कटिंग होना चाहिए। यस और नो। बैंक में जाते हैं तो आप पैसा जमा करने के पहले एक स्लिप भरते हैं ना,
और एक स्लिप Yes, भरते sir. हैं जिसका जिसका राइट हैंड साइड का पेज बैंक रख लेती है अपने पास और लेफ्ट हैंड साइड का छोटा सा टुकड़ा आपको वापस कर देती है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जब डेबिट नोट यूज होता है आपको परचेज रिटर्न में और से क्रेडिट नोट यूज होता है सेल्स रिटर्न में। तो जब आप किसी को वापस करेंगे या कोई आपको सामान वापस करेगा तो उसके लिए कौन सा बिल जनरेट किया जाएगा? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न वाउचर, जिसे हम बोलेंगे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। बहुत डिटेल में भी इसको जानेंगे, Credit note. लेकिन ये सभी जो इनवाइस है, कैश मेमो है, सैलरी स्लिप है, पे इन स्लिप है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस है किसका? ट्रांजैक्शन का, राइट। तो सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड वाउचर, और इसी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। सो जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हैं वो इसी वाउचर के आधार पर क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शंस का वाउचर नहीं है तो वह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? बताइए। किसी ट्रांजैक्शंस का वाउचर यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? तो जवाब होगा कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड वही ट्रांजैक्शन होगा जो फाइनेंशियल नेचर का होगा और उस ट्रांजैक्शंस का एविडेंस डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होगा। जिस ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होगा वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अकाउंटिंग के बुक में नहीं किए जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. सो यहां लिखता है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं? जर्नल में। कहाँ होते हैं? जर्नल में। और जर्नल को हम क्या कहते हैं? ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। यानी सबसे पहले एंट्री जिस बुक में रिकॉर्ड हो उसे हम प्राइम एंट्री कहते हैं और उसका नाम क्या है बच्चा? जर्नल। क्या है? जर्नल। तो कह रहा है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री which is prepared in chronological order। आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे जर्नल जो है वो किस ऑर्डर में बनाए जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चे? डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। अब सर डेट वाइज का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जरा समझाइए सर। देखिए डेट वाइज का मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को हुआ है, जनवरी 1 को, तो सबसे पहले जनवरी 1 लिखा जाएगा। फिर जनवरी 5 को हुआ है तो जनवरी 5 को लिखा जाएगा। जनवरी 7 को हुआ है तो जनवरी 7 लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले 5 लिख देते हैं फिर 7 लिख देते हैं फिर 1 लिख देते हैं, या पहले 5 लिख देते हैं फिर 1 लिख देते हैं 7 लिख देते हैं। ये दोनों ही क्या होगा? गलत होगा। सही क्या होगा? डेट वाइज। जो डेट पहले है उसकी एंट्री पहले होगी, फिर बाद वाली की एंट्री होगी, फिर उसके बाद वाले की एंट्री होगी। समझ में आया? सो जर्नल जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो आगे कहता है कि द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। आपसे पूछा जाए जर्नल क्या है भाई, तो आप यही बोल दीजिए कि द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। एंड जर्नल इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं भाई? ओरिजिनल एंट्रीज के नाम से जानते हैं, राइट।
रिप्लाई दीजिएगा भाई, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जो समझ रहे हैं। सो जर्नल, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स जिस बुक में लिखा जाएगा उस बुक को हम क्या बोलेंगे? जर्नल बोलेंगे। और जर्नल को हम लोग ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं। अब कहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इफ द ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस जर्नल इज सब डिवाइडेड, कहता है कि यदि ट्रांजेक्शन क्या हो? न्यूमरस हो। न्यूमरस का मतलब ट्रांजेक्शन्स की संख्या बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। तो जब बहुत अधिक होगी ना, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? जर्नल का सब डिवीज़न करेंगे। यानी जर्नल का जो एक बुक है, हम एक बुक को कई भागों में छोटे छोटे बुक्स में बांट देंगे। आ रही है बात समझ में? हेलो, आपको समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? प्रणीत, केवल आप ही क्लास कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं हैं। हेलो, हेलो। आवाज मिल रही है आप सबको? यस सर। तो फिर क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? सर पहले चलिए। नहीं आ रहा था शायद हम। चलिए ध्यान से सुनिए। तो ये समझ में बात आई कि जिस बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन सबसे पहले लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। जर्नल को ही हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो बच्चे, किसी बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम एक बुक बनाएंगे। कौन सा बुक जी? कौन सा बुक बनाएंगे? जर्नल का बुक। और इसी जर्नल बुक में हम क्या करेंगे जी? सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे। राइट? यस सर। लेकिन हाँ बोलिए। लेकिन अगर किसी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है भाई? न्यूमरस है। न्यूमरस मतलब बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक है तो एक बुक में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें इस जर्नल के बुक का सब डिवीज़न कर देना चाहिए। यानी छोटे छोटे क्या करने चाहिए भाई? बुक बना देने चाहिए। छोटे छोटे क्या कर देने चाहिए? बुक बना देने चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जो जर्नल के जो सब डिवाइड हो गए, जर्नल के जो हैं छोटे छोटे बुक्स जो अलग अलग डिवाइड हो गए, इसे हम बोलेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या बोलेंगे? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो कहता है कि इफ द ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ बुक्स। क्या कहता है? नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड हो जाते हैं, कॉल्ड सब जर्नल, स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। अब देखिए, जब ट्रांजैक्शन कम होगा तो सारा का सारा एक ही बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो एक बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे? छोटे छोटे बुक बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे जर्नल के क्या करने पड़ेंगे? बुक बनाने पड़ेंगे। इस छोटे छोटे बुक को हम क्या बोलेंगे? सब जर्नल। क्या बोलेंगे? सब जर्नल या स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स। ओके। अब सब्सिडियरी बुक्स कई तरह के होते हैं। हमने अभी अभी कहा कि भाई क्या करेंगे भाई? जो जर्नल के मेन बुक हैं उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे बुक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ बुक्स बना लेंगे। तो इन बुक्स के नाम हैं, यानी सब्सिडियरी बुक्स आर एज फॉलोज। तो सब्सिडियरी बुक्स में सबसे पहला बुक्स क्या आता है? परचेज बुक्स। राइट बच्चे? अब ध्यान से देखना, कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बाबू? ज़्यादा होते हैं, उनके लिए क्या करती है? अलग अलग बुक बना लेती है। क्या करती है बताइए? अलग अलग बुक बना लेती है। और उसमें पहला बुक का नाम क्या है? क्या है? परचेज बुक।
क्या है भाई? परचेज बुक। अब देखो परचेज कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताया गया था कि परचेज दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश परचेज, एक होता है, बताइए, कैश परचेज, और एक होता है कौन सा परचेज जी? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। हाँ, क्रेडिट परचेज। तो ये जो परचेज बुक बनाया गया, ये जो परचेज बुक बनाया गया, इसमें कहा गया कि आपको बिजनेस में जितने भी क्रेडिट परचेज हैं उसी को रिकॉर्ड करना है। कैश परचेज को इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, क्योंकि कैश परचेज के लिए एक अलग स्पेशल बुक बना है जिसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। कैश बुक। राइट। हाँ, तो आपको दिखेगा आगे सब कुछ। तो देखो, ये परचेज बुक के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सा परचेज रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ओनली। कौन सा? क्रेडिट परचेज गुड्स ओनली। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। समझना ध्यान से। तो कह रहा है कि इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, यानी केवल का केवल इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसका मतलब कैश परचेज ऑफ गुड्स इसमें रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स ये रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। केवल क्या रिकॉर्ड होता है? केवल क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स। हाँ, और एसेट्स इज नॉट गुड्स। एसेट्स इज नॉट गुड्स। ठीक है ना? तो केवल और केवल इस बुक के अंदर आपको क्या कर दिए गए हैं? स्ट्रिक्ट कर दिए गए कि आप इसमें केवल क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखेंगे। बात समझ में आई? सपोज हम आपको एक और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है कि आप अकाउंटेंट हैं। आप क्या हैं? आप अपने आप को क्या मान लो? अकाउंटेंट। राइट। और आपका काम क्या है बताइए? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्या करना जी? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब आपका जो टेबल है ना, सीटिंग टेबल, जहां पर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, समझ रहे हैं, उस जगह पर आपके टेबल पर हम कंप्लीटली 7 बुक रख दिए। कितने बुक रख दिए? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और 8 बुक हम आपके पास रख दिए। यानी 8 बुक का मतलब 8 रजिस्टर रख दिए। क्या रख दिए जी? 8 रजिस्टर रख दिए। राइट। अब आपको कह दिए कि बच्चे देखो, ये जो बुक है इसका नाम है परचेज बुक। ये जो बुक है इसका नाम क्या है? परचेज बुक। और इस बुक में केवल कौन से ट्रांजैक्शन को तुम लिखना? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखना। हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स। हाँ, क्योंकि हम खरीद तो एसेट्स भी उधार खरीद सकते हैं ना। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स भी तो हो सकता है। यस सर। हाँ, तो हम इस बुक के अंदर कौन सा रखेंगे कि कौन सा परचेज लिखेंगे? केवल गुड्स के परचेज लिखेंगे। केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो किस वाउचर के आधार पर करेंगे? तो इनवार्ड इनवाइस के आधार पर। इनवार्ड इनवाइस का मतलब जो इनवाइस आपने सेलर से रिसीव किया है। सेलर से क्या किया जी? रिसीव किया। सेलर आप परचेजर हैं तो आपको सेलर जो है बिल देगा कि नहीं देगा? आप जाते हैं कहीं से सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो उस इनवाइस को क्या बोलेंगे? इनवार्ड इनवाइस। ओके बच्चों। दूसरा आता है सेल्स बुक। तो सेल्स बुक
किस तरह के सेल को रिकॉर्ड करेगा? तो ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, केवल कौन से तरह के सेल को रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यानी अगर हम सेल कैश में करेंगे तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कैश सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होगा कि नहीं इस बुक में? नो सर। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? तो नहीं सर, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एसेट्स रिकॉर्ड करने का बुक नहीं है, ये तो केवल और केवल गुड्स रिकॉर्ड करने का बुक है। अब आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बारे में तो आप जानते हैं कि जब हम अपने खरीदे गए गुड्स उसके सेलर को क्या कर देते हैं? सेलर को क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। क्या कर? हाँ, रिटर्न कर देते हैं। तो इस रिटर्न को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो जितना गुड्स हम अपने सेलर को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, वो रिटर्न किस में लिखा जाएगा? इस परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। तो इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स हमने उधार खरीदा है उस गुड्स को हम रिटर्न कर देंगे, किसको? उसके सेलर को। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होंगे? परचेज रिटर्न बुक में। कहता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट। और ये किस बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट नोट के बेसिस पे किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था इस डॉक्यूमेंट्स का नाम डेबिट नोट। यस और नो? सो डेबिट नोट में जो डेबिट नोट वाउचर है, और उस वाउचर के आधार पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे किस बुक में? परचेज रिटर्न बुक में। दूसरा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या था? कि जिसको हमने सेल किया है, यानी जिसको हमने सेल किया है का मतलब जो हमारा क्या है? कस्टमर है। जो हमारा क्या है? कस्टमर है। जब कस्टमर हमें गुड्स को क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। कस्टमर क्या करता है? गुड्स को रिटर्न करता है। तो ऐसे रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। ऐसे रिटर्न को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न किस बुक में होगा? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रही है ना? और सेल्स रिटर्न बुक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यूज किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? क्रेडिट नोट। क्या होगा? क्रेडिट नोट। ओके बच्चों? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट इशूड बाय अस। हम लोग के द्वारा जो क्रेडिट नोट इशू किया गया है उसके आधार पर हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल किए गए गुड्स का जो रिटर्न आएगा वो हम किस में लिखेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। आई बात समझ में? अब आता है क्या? अब आता है कैश बुक। कैश बुक नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? कैश बुक है। यानी इसके अंदर सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी जितने भी पैसे लेने के और पैसे देने के, जहां पर हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है, और जहां हम पैसा दे रहे हैं, यानी पैसा लेने का मतलब क्या? रिसीप्ट। क्या है? रिसीप्ट। और पैसा देने का मतलब क्या है? पेमेंट। ठीक है। तो जहां पर भी कैश ट्रांजैक्शन होगा वो कैश ट्रांजैक्शन किस बुक में लिखा जाएगा? कैश बुक में। तो आपसे अगर हम पूछें कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो योर आंसर विल बी नो। हैं? कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखेंगे क्या? नहीं। कैश बुक में केवल कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। तो लिखा भी हुआ है इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश चेक रिसीप्ट एंड पेमेंट। जो भी पैसे या चेक देते या लेते हैं
वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश कैश बुक में। बुक। यानी कैश परचेज किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कैश सेल किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक कैश बुक में। कैश परचेज ऑफ एसेट्स किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक कैश बुक में। कैश सेल ऑफ एसेट्स किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। सैलरीज पेड इन कैश किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कैश बुक सैलरीज पेड बाय चेक किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। यानी जितने भी पैसे लेने, पैसे जो हमें मिलेंगे और जो भी हम पैसे देंगे वो किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। वेरी गुड। अब कैश बुक कितने तरह के होते हैं? तो कैश बुक जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होता है पेटी कैश बुक। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश बुक जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 4 तरह के। कैश बुक में सिंगल कॉलम, जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम होता है और उसमें केवल किसका कॉलम होता है? कैश का। किसका? कैश कॉलम। यानी कैश कॉलम का मतलब अमाउंट का जो कॉलम होगा वो कितना होगा? अमाउंट का क्या एक कॉलम होगा? 1 होगा। अमाउंट का कितना कॉलम होगा? 1 होगा। वो भी किसका होगा? केवल कैश का। तो इसको बोलेंगे कौन? सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में मतलब अमाउंट का कई ठो कॉलम होगा? अमाउंट का कितना कॉलम होगा? 2। 1 और 2। और एक में क्या होगा? तो एक में कैश होगा और दूसरे में क्या होगा जी? डिस्काउंट। एक में कैश और दूसरे में डिस्काउंट। तो कह रहा है कि देयर आर कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। एनी प्रॉब्लम? तीसरा कहता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होंगे। एक होगा कैश का, एक होगा कैश का, दूसरा होगा किसका? बैंक का, और तीसरा होगा किसका? डिस्काउंट का। तो जिसमें कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों कॉलम होंगे इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। राइट? यस सर। जिसमें 2 कॉलम होंगे उसको क्या बोलेंगे? डबल कॉलम कैश। और जिसमें 1 कॉलम होंगे उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और अब आता है चौथा, पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है स्मॉल। पेटी का मतलब क्या होता है जी? स्मॉल। तो बिजनेस के अंदर जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस का मतलब छोटे छोटे खर्च, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, इन सभी तरह के छोटे छोटे एक्सपेंस जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं? पेटी कैश बुक। बात समझ में आ रहा है? तो पेटी कैश बुक में 1000 रुपया, 500 रुपया, 50,000 रुपया, ये सब पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेटी कैश बुक है ही किस लिए? तो पेटी कैश बुक है छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो डेली बेसिस पे किए जाते हैं। डेली बेसिस पे हैं, जैसे चाय का पैसा देना, कॉफ़ी का पैसा देना, कोल्ड ड्रिंक्स का पैसा देना, पेन खरीदना, एक तो पेंसिल खरीदना, इरेजर, शैपनर, स्टेपलर, ये छोटे छोटे चीज़ें जो खरीदी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पर, और जिसके लिए चेक यूज़ नहीं होता है। जब भी यूज़ होगा तो कैश यूज़ होगा, और कैश का अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? बहुत छोटा होगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। इस तरह के छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस के लिए एक अलग ही स्पेशल बुक बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? पेटी
कैश बुक। तो पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल। छोटा। पेटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो कह रहा है कि दिस रिकॉर्ड ऑल पेटी एक्सपेंसेस। ऑल पेटी एक्सपेंसेस। अब पेटी के जगह स्मॉल पढ़ के देखो, पेटी की जगह क्या पढ़ के देखो? स्मॉल। तो क्या हो गया? ई दिस रिकॉर्ड्स ऑल स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंड द बैलेंस इन पेटी कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ रिप्रेजेंट पेटी कैश या पेटी कैश ऑन हैंड। कहता है कि भाई जो भी वर्ष के अंत में जो पैसा बच जाता है इस अकाउंट का, किस अकाउंट का? पेटी कैश बुक के पास जो भी पैसे बच जाते हैं उन पैसों को हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश या पेटी कैश ऑन हैंड। समझ में आया? मान लिया जाए कि मालिक ने या अकाउंटेंट ने 1,000 रुपया दिया था महीने के शुरू में खर्च करने के लिए, और इसमें से हम पूरे महीने में पर डे छोटे 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 खर्चे किए और 870 रुपया खर्च हो गया। 870 रुपया खर्च हो गया। तो कितना बच गया जी? 130। 130 को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेटी कैश ऑन हैंड। पेटी कैश ऑन हैंड। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? Yes, और sir. कहता है विच इज सोन एज एन एसेट्स। और इस बैलेंस को जो 130 रुपया जो बच गया है इसे हम एसेट्स की तरह शो करेंगे। यानी ये हमारे लिए है क्या? पेटी कैश बैलेंस क्या है? पेटी कैश बैलेंस जो है कैश ऑन हैंड, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? बताइए। एसेट्स। बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। तो जब भी हम आपसे पूछे कि बच्चे बताओ पेटी कैश ऑन हैंड क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है। ऐसे। अब ये पेटी जो कैश बुक है ये किस सिस्टम पर बनाया जाता है? तो पेटी कैश जो है कैश बुक ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे बनाया जाता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि महीने के शुरू में अकाउंटेंट अपने जूनियर को एक फिक्स्ड अमाउंट यानी 500,000 रुपये क्या कर देता है? दे देता है। यानी सीनियर अकाउंटेंट अपने जूनियर अकाउंटेंट को क्या करता है जी? एक फिक्स्ड अमाउंट कब? मंथ के बिगिनिंग में दे देता है, और वह जूनियर स्टाफ इसी 1,000 रुपये में से क्या करता है? डेली के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पेड करता है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पेड करता है और एक निश्चित समय पर 15 दिन पर या 30 दिन पर या वीकली वो क्या करता है? अपने खर्चों का एक स्टेटमेंट बना करके यानी पेटी कैश स्टेटमेंट बना करके हेड अकाउंटेंट को प्रेजेंट करता है, और जितना पैसा ये खर्च कर दिया है कौन? जूनियर, उतना पैसा फिर इनको मिल जाता है, ताकि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है प्रत्येक महीने के शुरू में क्या रहे? अवेलेबल रहे। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। समझ में आ रहा है? हेलो सर। ए है, ए ने अपने जूनियर स्टाफ बी को 1,000 रुपया दिया। कब दिया? 1 जनवरी को। कब दिया जी? 1 जनवरी को। और कहा, ए ने कहा बी को कि देखो भाई बिजनेस के जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं तुम इसी में से क्या करना? पेड करना। ओके जी। इसने पेड किया और पूरे महीने में, पूरे जनवरी महीने में 1 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक इन्होंने 870 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए। क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और 130 रुपया इनके पास क्या बच गया? बैलेंस। 130 रुपये क्या बच गया? बैलेंस। अब यह क्या करेंगे? ये जो हमारे जूनियर स्टाफ हैं ये क्या करेंगे? कैश बुक देंगे। किसको? इनको पेटी कैश बुक देंगे। पेटी कैश बुक देंगे किसको? जूनियर कैशियर हेड कैशियर ए को।
और हेड कैशियर देखेगा कि अच्छा 1000 में से 870 खर्च कर दिया है, 130 रुपया बचा है, तो हेड कैशियर फिर इस जूनियर कैशियर को कितना दे देगा, 870 रुपया इनको दे देगा, ताकि इनके पास फिर 1 फरवरी को कितना पैसा हो जाए, 1000। 1000। समझ रहे हैं? तो इस तरह के Yes. सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसी तरह के सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो कहता है कि द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ऑफ फिक्स्ड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। प्रत्येक महीने के प्रारंभ में एक फिक्स्ड बैलेंस का होना, भाई फिक्स्ड बैलेंस मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो देखो, जर्नल था तो जर्नल के लिए एक बुक था, जर्नल था तो उसके लिए कितने बुक थे? एक बुक था। और ये एक बुक में सारे ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होंगे? जब ट्रांजैक्शन की संख्या कम होगी। लेकिन कम जब होगी। जब ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ऐसे में हम जर्नल से काम नहीं चलेगा, और ऐसे कंडीशन में हमें ये सब्सिडियरी बुक्स क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ओके, समझ में yes, बात sir. आई? अब Yes, आता sir. है, अब आता है अगला, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। अब देखो भाई, अब मन में आएगा सर ये बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है? बड़ा ध्यान से समझना बच्चा, बड़ा मजा आएगा। देखो, पहले होता क्या है कि ए ने बी को गुड्स सेल किया। बी को क्या किया जी? गुड्स सेल किया, राइट? ए ने पहले बी को क्या किया जी? सेल किया। ठीक, तो भाई बी को सामान मिल गया है, तो बी को क्या करना चाहिए? पैसा दे देना चाहिए। लेकिन बी कहता है कि साहब मिस्टर ए, हम आपको 20 तारीख को पेमेंट देंगे। हम आपको कब देंगे? 20th ऑफ जनवरी को पेमेंट देंगे। बात समझ में आ रही है? सामान बेचा Yes, गया है 1 जनवरी को, सामान बेचा गया है 1 जनवरी को, और बी उनको क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको पैसा कब देंगे? 20 तारीख को, राइट? तो बताओ, ए उन पर विश्वास कर ले कि हाँ भाई आप दे देंगे, कर भी सकता है। लेकिन ए कहता है कि देखो भाई, हमको तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम 20 को बोल रहे हो तो पैसा दे ही दोगे, पैसा दे ही दोगे, इसका हमको भरोसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? ए कह रहा है बी से क्या, कि तुम 20 तारीख को हमको पैसा दे दोगे, इसका हमको भरोसा नहीं है। तो एक काम करो ना, एक काम करो, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करो। एक क्या करो? एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करो, और उसमें लिखो, शपथ लो कि मैं सामान का कीमत 5000 रुपया आपको या आपके द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति को दिनांक 20 जनवरी को चुका दूंगा, भुगतान कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट तुम हमको दो। बात समझ रहे हो? यस सर। और बी क्या करता है? बिल्कुल उसी तरह से एक सफेद कागज लेता है, उस सफेद कागज पर यह बातें जो कही गई हैं, इन सभी बातों को लिख देता है, और उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है। और सिग्नेचर करके ये डॉक्यूमेंट्स किसको दे देता है? ए को। सिग्नेचर करके ये डॉक्यूमेंट किसको दे देता है? ए को। तो ए के लिए यही डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्स रिसीवेबल। और बी के लिए यही डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्स पेबल। समझ गए? रिसीवर Yes, के sir. लिए बिल्स रिसीवेबल और देने वाले के लिए बिल्स पेबल। हाँ, तो जितने भी बिल्स रिसीवेबल यानी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होगा, जितने भी एक्सेप्टेंस रिसीव होगा, वो किस में रिकॉर्ड होगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में। और जितना भी ए अपने सेलर को एक्सेप्टेंस देगा, खाली ए लेवे करेगा,
ये देगा नहीं, ए भी तो किसी से उधार खरीदेगा। हैं, तुमको Yes, अपने sir. कस्टमर बी पे भरोसा नहीं है, तो तुम जिसके कस्टमर हो उसको भी तो तुम पे भरोसा नहीं होगा। हैं, सही बोल Yes, रहे हैं sir. या गलत बोल रहे हैं? तो जिस तरह ए को बी पे भरोसा नहीं है, तो ए ने सी से माल खरीदा है। ए ने किससे खरीदा है? सी से माल C खरीदा से। है। तो ए सी को कहता है कि भाई हम आपको 15 दिन बाद पैसा दे देंगे, तो सी भी तो उनसे कह सकता है कि हमको क्या भरोसा, तुम करोगे कि नहीं करोगे। रिटन डॉक्यूमेंट तुम एक्सेप्ट करके दो, राइट। रिटन डॉक्यूमेंट्स तुम एक्सेप्ट करके दो, तो ए के लिए वही रिटन डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, और सी के लिए वही रिटन डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। Receivable. समझ में आया? Yes, sir. तो हर एक बिजनेसमैन के पास क्या होते हैं? उसके कस्टमर से बिल्स रिसीव होते हैं, और ये अपने सेलर को बिल्स देते हैं, बिल्स पेबल देते हैं। तो जितने लोगों से बिल्स रिसीवेबल रिसीव होगा, एक्सेप्टेंस रिसीव होगा, वो किस में रिकॉर्ड होगा? किस बुक में रिकॉर्ड होगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होगा। तो कहता है कि दिस बुक will show all acceptance received from debtor। debtor मतलब जो उधार खरीदता है। however it will not recorded its dishonor। तो कहता है कि जब इसका पेमेंट हो जाता है या पेमेंट नहीं होता है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। पेमेंट का होना और ना होना इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? जो बिल रिसीव हुआ। यानी ए ने एक बिल्स रिसीवेबल बुक बनाया है, तो ए को मान लिया जाए ए के कस्टमर 10 हैं। ए के कस्टमर कितने हैं? 10 लोग हैं। बी सी डी ई एफ। अब जितने लोगों से जितने जितने रुपए का बिल एक्सेप्ट करके आएगा, ये सब बिल किस बुक में लिखा जाएगा? Bill receivable. बिल्स book. रिसीव। और जितने लोगों से ए माल खरीदेंगे, उतने लोगों को ये अपना एक्सेप्टेंस देंगे, तो वो किस में लिखा जाएगा? Bills payable book. बिल्स पेबल बुक में। सो दिस बुक विल शो ऑल एक्सेप्टेंस गिवन टू सप्लायर। जितने भी एक्सेप्टेंस हम सप्लायर को देंगे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है। ये भी जो है इनका डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं करता है, यानी डिसऑनर इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आपने देखा कि कुछ विशेष स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन हैं, और इनके लिए हमने क्या कर दिया? बुक बना दिया, राइट। तो क्या इतने ही ट्रांजेक्शन होते हैं? यहां से यहां तक जो हम पढ़ें, क्या इतने ही ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में? नहीं सर, इससे तो अधिक भी होते हैं, इससे अधिक भी होते हैं। तो जितने ट्रांजैक्शंस के लिए बुक का रजिस्टर बना है, वो इसी बुक और रजिस्टर में लिखे जाएंगे। लेकिन Yes, sir. जो ट्रांजैक्शन इस 1 से लेकर के 7 तक के बुक में नहीं लिखे जाएंगे, उसको भी तो लिखने का कोई जगह होना चाहिए। यस सर। उस बुक को हम लोग बोलेंगे जर्नल प्रॉपर। कह भी रहा है कि दिस इज रिसिड्यूअल पार्ट, यानी बचा हुआ भाग ऑफ द जर्नल। जर्नल का यह बचा हुआ भाग है, विच विल कवर ऑल रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। बाकी सभी बचे हुए ट्रांजेक्शन इसमें कवर होते हैं। यानी जो ऊपर के साथ में नहीं कवर होंगे, वो कहां लिखे जाएंगे? जर्नल। ऊपर। हाँ, जो ऊपर के 7 बुक में ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन किस में बुक में लिखे जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है ना। जैसे हमने कहा क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स हैं, एसेट्स। अब बताओ भाई, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए तो बन गया है कौन सा बुक? परचेज बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए कौन सा बुक बन गया है? Purchase book. परचेज बुक। लेकिन क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स के लिए कोई बुक बना है? No, sir. नो। तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? Journal proper. जर्नल प्रॉपर में। अच्छा, क्रेडिट
क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स। तो भाई क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए तो एक बुक बना है, सेल्स बुक, यस और नो? सेल्स बुक, यस सर। हैं? और यस सर। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स के लिए कोई बुक बना है? नो सर। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में। अभी अभी हम कह रहे थे कि डिजॉनर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, डिजॉनर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। तो डिजॉनर कहाँ रिकॉर्ड होगा? बिल्स रिसीवेबल का डिजॉनर और बिल्स पेबल का डिजॉनर कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऑब्वियस है, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ? यानी जो उस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो सारे के सारे किस में रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में। सो कहता है कि दिस इज रिसीडेबल पार्ट ऑफ द जर्नल विच विल कवर ऑल रिमेनिंग ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट गो इन द स्पेशल बुक्स लिस्टेड एबव। ऊपर में जो लिस्ट दिया गया है, इस बुक में अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल के लिए परचेज और सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, डिजॉनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज। तो हम आज जो अपने प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस पढ़ें वो क्या है? पहला प्रोसेस पढ़ें वो क्या है? रिकॉर्डिंग। क्या पढ़ें? आज हम केवल और केवल क्या डिस्कस किए? रिकॉर्डिंग डिस्कस किए हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। यानी सारे ट्रांजेक्शंस के वाउचर होने चाहिए और उसी वाउचर के आधार पर हम सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? जर्नल। लेकिन अगर हमारे बिजनेस के अंदर जर्नल की संख्या बहुत अधिक है तो इसके लिए हम जर्नल का क्या कर देंगे? सब डिवीजन, और उसे बोलेंगे सब जर्नल, स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल। कोई दिक्कत? सब्सिडियरी बुक्स कितने तरह के होंगे? सब्सिडियरी बुक्स 8 तरह के होंगे। कौन कौन? हाँ, परचेज बुक जिसके अंदर केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक जिसके अंदर केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न बुक जिसमें हम अपने सप्लायर को जो गुड्स रिटर्न करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक जिसमें हमारे कस्टमर हमको गुड्स वापस करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में सभी तरह के कैश और चेक का रिसीट और पेमेंट, जितने हमको कैश और चेक मिलेंगे और जितने लोगों को हम कैश और चेक देंगे वो सब किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक कितने तरह के होंगे? कैश बुक 4 तरह के होंगे। ओके, हाँ। इसके अलावा क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, राइट? यस सर। तो ये जो स्पेशल बुक बनाए गए हैं 1 से लेकर के 7 तक, इस 1 से 7 में जितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे वो सारे ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे? 8 नंबर में, जर्नल प्रॉपर में। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में बात आई? तो बच्चे अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है, क्लासेस आज हमने कराया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या होगा आपको मालूम है पहले से, क्या होगा? क्लासिफिकेशन। क्या होगा? क्लासिफिकेशन। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। सेकेंड स्टेप, मालूम है ना? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। काफी चीज बताए हैं, आप उसका रिवीजन कीजिए, नोट्स देखिए। कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप फ्री हैं फोन करने के लिए।
आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, बस समय का ख्याल रखना है। रात के 9 बजे के पहले आप फोन करने के लिए स्वतंत्र हैं। रात के 9 बजे के बाद आप फोन नहीं कीजिएगा। अगर आप कीजिएगा भी तो हम इंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, Yes, sir. चलिए, Yes. ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।